गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस केमिस्ट्री क्लास में हम देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसके पहले हम देखेंगे ईथर क्या है, व्हाट इज ईथर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से दो एल्किल ग्रुप जुटे होते हैं, ये एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, आर एंड आर डैश में बी एल्किल ग्रुप और में बी एरिल ग्रुप। देखिए तो देखिए ये ईथर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ देखिए मेथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप, ये एथिल और ये एथिल, और यहाँ फेनिल ग्रुप और ये एथिल ग्रुप। तो ईथल ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच दोनों तरफ एल्किल या एरिल ग्रुप होते हैं। दोनों एल्किल हो सकते हैं, दोनों एरिल भी हो सकते हैं, या एक एल्किल और एक एरिल हो सकता है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप है, सेम एल्किल या सेम एरिल ग्रुप है, तो उस ईथर को कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ईथर कौन होते हैं, वे ईथर जिनके ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेम एल्किल या सेम एरिल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है। यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन से क्या अटैच है, लेफ्ट साइड में एथिल ग्रुप है, राइट साइड में एथिल ग्रुप है, सेम ग्रुप अटैच है। इट में भी सेम एल्किल और इट में भी सेम एरिल ग्रुप। ये भी ईथर का एग्जाम्पल है। ये दोनों सिमेट्रिकल ईथर के एग्जाम्पल हैं। और अनसिमेट्रिकल ईथर कौन होते हैं, वे ईथर जिनके ऑक्सीजन की वैलेंसी सेम एल्किल या सेम एरिल ग्रुप से सेटिस्फाइड नहीं होती। यहाँ देखिए ये इधर मेथिल ग्रुप है और इधर एथिल ग्रुप, और इस एग्जाम्पल में देखिए ये क्या है, फेनिल ग्रुप और ये एथिल ग्रुप। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं अनसिमेट्रिकल ईथर के। तो ईथर क्या होते हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ROR ग्रुप होता है, या ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल या एरिल ग्रुप होते हैं, या एक एल्किल या एक एरिल ग्रुप होता है, या दोनों एल्किल या दोनों एरिल ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं तो उस ईथर को कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। देखिए इस एग्जाम्पल में एथिल, ऑक्सीजन और एथिल दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप है, तो इस ईथर को कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और यहाँ देखिए फेनिल ग्रुप है और यहाँ भी फेनिल ग्रुप है, तो ये भी सिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल है। और यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन के लेफ्ट में क्या है, मेथिल ग्रुप है और राइट में एथिल ग्रुप है, और इस ऑक्सीजन के लेफ्ट में फेनिल ग्रुप है और राइट में एथिल ग्रुप है। इस तरह के ईथर जिसमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, उस ईथर को क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। और सेम ग्रुप से सेटिस्फाइड है तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। इसके बाद देखेंगे नेमिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं। नेमिंग में एल्काक्सी एल्केन, लेस कार्बन और मोर कार्बन। इसको ऐसे देखिए, यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, 1, और इधर कार्बन कितने हैं, 2। लेस कार्बन कौन है, ये मोर कार्बन।
लेस कार्बन में ऑक्सी लगाएंगे, एल्काक्सी। 1 कार्बन का एल्काक्सी क्या होगा? मेथाक्सी। और 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा? मेथाक्सी इथेन। अगर सेम ग्रुप हो जाए तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इथाक्सी इथेन। और जहाँ एरिल ग्रुप होते हैं तो वहाँ ये रूल चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखते हैं, एरिल ग्रुप को क्या बोलते हैं? लेस कार्बन समझते हैं। वो पूरे एरिल ग्रुप को 1 कार्बन माना जाता है। यहाँ देखिए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो इस फेनिल ग्रुप में भले ही इसमें 6 कार्बन है, लेकिन इसको क्या मानते हैं? लेस कार्बन मानते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम होगा फिनाक्सी मीथेन। तो इस तरह से आपने समझा नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। इसमें क्या करते हैं? एल्काक्सी एल्केन। एल्काक्सी किसके लिए यूज करते हैं? ऑक्सीजन के जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती है उधर के लिए एल्काक्सी, और जिस साइड में, जिस एल्किल ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या ज़्यादा होती है उसको एल्केन के रूप में लिखते हैं। इस एग्जांपल से समझिए। देखिए, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 1 कार्बन और राइट साइड में 2 कार्बन है। 1 कार्बन 2 कार्बन। 1 कार्बन में ऑक्सी लगाएंगे, 1 कार्बन का मेथाक्सी हो जाएगा, और ये 2 कार्बन के एल्केन इथेन, मेथाक्सी इथेन। इसमें देखिए दोनों साइड में सेम है, तो सेम है तो किसी में भी ऑक्सी लगाएंगे और किसी को भी एल्केन करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाक्सी एथेन। और ये एरोमेटिक वाला एक एग्जांपल देखिए, इसमें एरोमेटिक या एरिल ग्रुप को लेस कार्बन माना जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा फेनाक्सी मेथेन। अगर ये 2 कार्बन का रखता तो फेनाक्सी एथेन। तो ये हुआ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डाउट क्लियर किए जाएंगे। अब देखेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है? इसमें सोडियम एल्काक्साइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करते हैं तो क्या बनता है? ईथर बनता है और सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है। सोडियम एल्काक्साइड और ये एल्किल हैलाइड। तो जब सोडियम एल्काक्साइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो रिजल्ट में क्या बनता है? ईथर बनता है और सोडियम हैलाइड बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस या मेथड ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? सोडियम एल्काक्साइड का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं और एज ए रिजल्ट ईथर प्राप्त होता है। इस मेथड से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के, सिमेट्रिकल प्लस अनसिमेट्रिकल, दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। इस मेथड में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड में सेम एल्किल या एरिल ग्रुप, और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंट एल्किल या एरिल ग्रुप। यहाँ क्या है? यहाँ ये आर जो होता है, आर डैश जनरली
प्राइमरी एल्किल ग्रुप होता है। R डैश जनरली प्राइमरी एल्किल ग्रुप होता है। तो सिंपली इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं कि सोडियम एल्काक्साइड का रिएक्शन प्राइमरी एल्किल हैलाइड से या लेस हिंडर्ड एल्किल हैलाइड से कराने पर सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त होते हैं और यह रिएक्शन क्या कहलाता है? विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल में सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, हमने क्या लिया? सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये देखिए कार्बन टर्शियरी नेचर का है, तो सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन कराते हैं मेथिल आयोडाइड से। क्या बनता है? ये Na और यहाँ से I दोनों निकलते हैं और ये दोनों जुट जाते हैं। क्या बनता है? टर्शियरी ब्यूटिल मेथिल ईथर। इसमें देखिए इस रिएक्शन की स्पेशलिटी देखिए, जो एल्किल हैलाइड ग्रुप है वो क्या है? लेस हिंडर्ड साइट है। लेस हिंडर्ड साइट। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है? लेस हिंडर्ड साइट होता है, उसी पे एल्काक्साइड का अटैक कराते हैं। अगर इसके जगह पे मोर हिंडर्ड होगा या यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग अगर हो तो रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको ये टर्शियरी ब्यूटिल मेथिल ईथर बनाना हो तो एल्किल हैलाइड के रूप में क्या लेंगे? लेस हिंडर्ड मेथिल का हैलाइड लेंगे और टर्शियरी ब्यूटिल सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, जिससे ये इस तरह का ईथर प्राप्त होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, बेंजिल ब्रोमाइड ईथर आपका ये है। इस ईथर को बनाने के लिए यहाँ देखिए यह कार्बन किस नेचर का है? प्राइमरी नेचर का है। तो प्राइमरी नेचर का एल्किल हैलाइड आपने लिया है, जिस पर सोडियम एथॉक्साइड का रिएक्शन कराते हैं और ये क्या बना? एथिल बेंजिल ईथर। एथिल बेंजिल ईथर। तो एथिल बेंजिल ईथर बनाने के लिए आप एल्किल हैलाइड क्या लेंगे? बेंजिल हैलाइड लेंगे और सोडियम एथॉक्साइड का प्रयोग करेंगे। सोडियम साल्ट के जगह पे पोटेशियम साल्ट का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में सेम स्पीसीज होता है, यही एनायन अटैक करता है इस एल्किल हैलाइड पर। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड का अटैक एथिल ब्रोमाइड पे कराते हैं। तो यहाँ से Na और यहाँ से Br निकलता है और क्या बनता है? एथॉक्सी बेंजीन या फिनाक्सी इथेन। यहाँ देखिए इथॉक्सी बेंजीन यूज किए हैं, इसको हमने ऑक्सिल के रूप में लिया है और इस नाम में क्या लिया है? इसको एल्केन के रूप में लिया है। दोनों नाम ये सही है। ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं होंगे, जब कभी भी ऑप्शन में मिलेंगे तो कोई एक मिलेगा, दोनों होंगे। अगर दोनों बाय द वे मिलते हैं तो ये ज़्यादा सही है। फिनाक्सी इथेन ज़्यादा सही है, लेकिन जनरली ये दोनों सही होते हैं और दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होते हैं।
ऑप्शन में कोई एक ही होता है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों नाम सही है। यहाँ इसमें क्या है, इसको आपने छोटा माना है और इथाक्सी बेंजीन, और दूसरे में इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना है, छोटा ग्रुप, और फेनॉक्सी एथेन। तो इस रिएक्शन में देखिए जो एल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी नेचर का है और ये सोडियम फेनॉक्साइड का इस पर अटैक कराते हैं, आपका एथॉक्सी बेंजीन या एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर बनता है। तो ये तो हुआ एग्जाम्पल। अब हम समझेंगे इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। देखिए इसकी मैकेनिज्म, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लिए रहेंगे। सपोज करिए इसका रिएक्शन आप कराते हैं तो सबस्ट्रेट के रूप में मेथिल आयोडाइड इस पर अटैक होता है एथॉक्साइड आयन का। ये एथॉक्साइड आयन इस पर अटैक करेगा। देखिए इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस आयोडीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। ये साइट क्या है, लेस हिंडर्ड साइट है। ध्यान रखिए एल्काक्साइड आयन कहाँ अटैक करता है, लेस हिंडर्ड साइट पर अटैक करता है। एल्काक्साइड आयन अटैक ऑन लेस हिंडर्ड एल्किल हैलाइड। स्टेरिक क्राउडिंग होने पे ये रिएक्शन नहीं हो पाता। देखिए ये अटैक करता है यहाँ, जो ही ये अटैक करता है आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता है और क्या बनता है C2 तो देखिए बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। एल्काक्साइड आयन, ये क्या है एथॉक्साइड आयन, एथॉक्साइड आयन अटैक करता है कहाँ, कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पे, यहाँ अटैक होता है। जैसे ही अटैक होता है ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड ब्रेक करता है और ये प्रोडक्ट के रूप में मेथॉक्सी एथेन प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिए अटैक किसका होता है, एथॉक्साइड आयन का। कहाँ अटैक करता है, पॉजिटिव सेंटर ऑफ मेथिल आयोडाइड। तो ये एथॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ आयोडाइड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एथॉक्साइड के द्वारा। तो ये रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें हैलाइड आयन का सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा होता है, एल्काक्साइड आयन के द्वारा होता है और रिजल्ट के रूप में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त होते हैं। इसमें देखिए एथॉक्साइड आयन इस मेथिल आयोडाइड पे अटैक किया है। देखिए ये ऑक्सीजन माइनस यहाँ अटैक किया, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करते हैं।
तो ये अटैक हुआ और एज ए रिजल्ट ये बना। तो ये पूरा रिएक्शन वन स्टेप प्रोसेस है। जनरली प्रोसीड वाया SN2। देखिए वन स्टेप प्रोसेस, और वन स्टेप प्रोसेस में एथॉक्साइड आयन का भी कंसंट्रेशन यहाँ दिख रहा है और एल्किल हैलाइड का। इसका मतलब कि इसका रिएक्शन रेट एथॉक्साइड आयन के कंसंट्रेशन और एल्किल हैलाइड दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इस कारण यह बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अगर ये ग्रुप टर्शियरी नेचर का लेते हैं तो क्या ये रिएक्शन होगा? टर्शियरी नेचर के लेने पे ये SN2 रिएक्शन ना होके SN1 रिएक्शन से आगे बढ़ेगा, और SN1 रिएक्शन में या टर्शियरी नेचर के होने पे ये देखिए न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक स्ट्रांग बेस भी है। स्ट्रांग बेस, एल्काक्साइड आयन क्या है? न्यूक्लियोफाइल तो है ही, उसके साथ साथ क्या है? एक स्ट्रांग बेस है। और स्ट्रांग बेस के साथ क्या होता है? अगर टर्शियरी नेचर का एल्किल हैलाइड लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन के जगह पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगेगा। तो हिंडर्ड साइट लेने पे या टर्शियरी नेचर का एल्किल हैलाइड लेने पर ईथर के जगह पे एल्कीन बनने लगता है, क्योंकि ये एल्काक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रांग बेस भी होता है। और स्ट्रांग बेस क्या करेगा? यहाँ से I- अगर निकलता है और कार्बोकैटायन बनेगा SN1 में। आपको याद होगा, एक बार और रिकॉल करते हैं, SN1 में क्या होता है? SN1 स्टेप फर्स्ट में ये कार्बोकैटायन बनता था, और स्टेप सेकंड में क्या होता था? OH- का अटैक होता था इस पर। तो ये स्लो स्टेप होता है, और किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप ही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर ये टर्शियरी नेचर का फ्रेमवर्क लेंगे तो पहले क्या होगा? कार्बोकैटायन बनेगा, और आप जानते हैं कि एल्काक्साइड आयन क्या है? एक स्ट्रांग बेस होता है, और इसमें से अगर H+ -H+ तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। तो टर्शियरी नेचर का एल्किल हैलाइड लेने पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल जाता है। इस कारण जनरली हम एल्किल हैलाइड के रूप में प्राइमरी और सेकेंडरी ही एल्किल हैलाइड के रूप में लेते हैं। टर्शियरी नेचर का एल्किल हैलाइड हम नहीं लेते हैं। टर्शियरी नेचर का एल्किल हैलाइड लेने पर क्या होता है? ईथर के स्थान पर क्या बनने लगता है? एल्कीन बनने लगता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक स्ट्रांग बेस भी होता है, और टर्शियरी नेचर के एल्किल हैलाइड होने पे पहले स्टेप में क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकैटायन बनने के बाद ये स्ट्रांग बेस इनमें से कहीं से भी अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कीन फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ईथर विलियमसन सिंथेसिस SN2 न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें एल्काक्साइड आयन का अटैक किस पर होता है? एल्किल हैलाइड पे होता है। एल्किल हैलाइड जनरली हम कैसा फ्रेमवर्क लेते हैं? प्राइमरी नेचर का फ्रेमवर्क लेते हैं। टर्शियरी नेचर के फ्रेमवर्क को अवॉइड करते हैं। टर्शियरी नेचर के फ्रेमवर्क में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट के स्थान पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलने लगता है, और ईथर नहीं बनता है। इसको हम देखते हैं और समझते हैं अच्छे से कि किस कंडीशन में ईथर बनेगा। सपोज दैट प्रोडक्ट आपको ये बनाना है, प्रोडक्ट के रूप में ये आपको बनाना है। तो रिएजेंट क्या लेंगे? दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है
पॉसिबिलिटी ए, और पॉसिबिलिटी बी में देखिए देखिए दो पॉसिबिलिटी है, इससे भी ये देखने से लगता है सिंपली कि दोनों से ये रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकलेंगे और यहाँ से Na और ये तो दोनों में प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। अब आपको बताना है कि कौन सा रूट सही रूट है। दोनों रूट से नहीं बनेगा, देखने से भले लगता है लेकिन दोनों रूट से नहीं बनेगा। हमने मैकेनिज्म में देखा कि यह रिएक्शन क्या है, जनरली SN2 प्रोसेस से होके जाता है। दिस रिएक्शन प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। और SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ, लेस हिंडर्ड साइट पे। न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये देखिए जहाँ एनायन है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों क्या हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कौन से, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल की साइज क्या होती है, लार्जर साइज होती है, बड़ी साइज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की साइज लार्जर होती है। और ये लार्जर मॉलिक्यूल या लार्जर स्पीसीज कहाँ अटैक करते हैं, पॉजिटिव सेंटर पर। तो लार्जर स्पीसीज कहाँ अटैक करेंगे, पॉजिटिव सेंटर पे करेंगे। और किस सेंटर पे करेंगे, पॉजिटिव सेंटर के साथ साथ लेस हिंडर्ड साइट होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN2 रिएक्शन में कहाँ होता है, लेस हिंडर्ड साइट। इन SN2 न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस हिंडर्ड साइट। तो देखिए ये प्राइमरी नेचर का लेस हिंडर्ड साइट है। और ये क्या है, यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े ग्रुप हैं, इस कार्बन से इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं। और इस बड़े ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल जो खुद भी एक बड़ा ग्रुप है उसका अटैक क्या होगा, पॉसिबल होगा, नहीं होगा। यानी कि ये प्रोसेस बी मैकेनिज्म या बी रूट से ये नहीं बनेगा। इसका प्रॉपर रूट कौन होगा, फर्स्ट रूट होगा, ए रूट होगा, जिसमें ये टर्शियरी नेचर का एल्काक्साइड लेते हैं और किस पर अटैक कराते हैं, लेस हिंडर्ड साइट मेथिल क्लोराइड पर अटैक कराते हैं। और प्रोडक्ट के रूप में आपका ये डिजायर्ड ईथर मिलता है। तो इस एग्जाम्पल से आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ईथर विलियमसन सिंथेसिस क्या है। एक SN2 रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल के रूप में एल्काक्साइड आयन का प्रयोग करते हैं और उसका अटैक कहाँ होता है, प्राइमरी एल्किल ग्रुप पर होता है। प्राइमरी एल्किल ग्रुप का हैलाइड से अटैच कार्बन क्या होता है, लेस हिंडर्ड साइट होता है। लेस हिंडर्ड साइट पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN2 में आसान हो जाता है। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, पेंटावैलेंट स्टेट बनता है। और पेंटावैलेंट स्टेट बनने के लिए क्या होगा, ये सब इस कार्बन से अटैच ग्रुप छोटे छोटे होने चाहिए। बड़े ग्रुप होने पे पेंटावैलेंट क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमने देखा ईथर, उसका नॉमेनक्लेचर, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस और विलियमसन ईथर सिंथेसिस की लिमिटेशंस। इसको बनाना है तो एल्किल हैलाइड के रूप में क्या लेंगे, इसको लेंगे मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड या मेथिल आयोडाइड। और एल्काक्साइड आयन के रूप में क्या लेंगे, ये। तो जनरली इस रिएक्शन में एल्काक्साइड आयन का अटैक किस पर कराते हैं, एल्किल हैलाइड पर। और इस रिएक्शन से सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है।
SN1 के केस में एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने लगेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रांग बेस भी होता है और स्ट्रांग बेस के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में क्या होगा, एलिमिनेशन होने लगेगा। तो अगर ये मोड हिंडर्ड साइट या टर्शियरी नेचर का फ्रेमवर्क होता है तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने लगेगा, और प्राइमरी नेचर का फ्रेमवर्क रहने पे ये ईथर बनने लगेगा। तो ईथर विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पे ख़त्म होता है। बच्चों, आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।